जीडी के महारथियों आ जाइए। आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेट बैच, जो आपको प्रतिदिन आपकी जीएस की तैयारी में धार देने के लिए आपको डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर टीएसए क्लासेस में मिलता रहेगा। आपकी तैयारी को और अधिक चार चांद लगाने के लिए, धार देने के लिए हम ये शुरू कर रहे हैं। जीएस के आपको 600 से अधिक क्वेश्चन आपको हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे, जो आपकी तैयारी के लिए और अधिक गुणवान बनाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम आपको ये शुरू कर रहे हैं जीडी स्पेशल बैच, और इसी कामना के साथ कि आप अगले 2023 के साल में आपकी शुभता पूर्वक आप जीडी के किसी न किसी पोस्ट पर आप पहुंचे, संलग्न हो और घर वालों को मिठाई खिलाएं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडी देखिए, जीडी की हम इस बार एसएससी की जीडी के जो आपकी वैकेंसी आई हैं उसमें बम्पर वैकेंसी है। अपनी सीट सुरक्षित करें, मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें, ठीक है ना। और आप जो भी जीएस से संबंधित समस्याएं आपकी हैं वो उसके समाधान के लिए हम यहाँ तैयार हैं। आपके लिए क्लास मिलती रहेंगी, ना केवल आपके लिए प्रैक्टिस सेशन बल्कि हमारी कंटिन्यू जीएस की क्लास भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। वहाँ जाके आप इसको अपनी जितने भी डाउट्स हैं वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी के सही आपके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी की क्लासेज भी आपको लगातार मिल रही हैं, उनको भी यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और अब आपके ऐसे क्वेश्चन जो लगातार एसएससी के एग्जाम में आते रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप इसे हल्के में ना लें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से निकाल के लाया हूँ। करंट के क्वेश्चन भी इसमें आपको शामिल है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन कराने में सहायक है। देखिए, अम्ल वर्षा एसिड रेन किससे होती है, एसिड रेन किसकी वजह से हो रही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। देखिए, इसका उत्तर सोचिए क्या होगा। एसिड रेन का कारण बन सकती है गैस कौन कौन सी है। पहली गैस है हमारे पास, पहली गैस है CO2, दूसरी गैस है CO, तीसरी गैस है SO2, और चौथी गैस है CH4। देखिए, जो गैसें हैं हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस है, ये मीथेन है। इन चारों गैसों में कौन सी गैसें अम्ल वर्षा होती है। पहले बता दूं आपको, ये चारों की चारों गैसें जो हमारी हैं, चारों गैसें जो हैं ये जीवाश्म जीवाश्म ईंधन धन के धन के जलने से बनती हैं। ठीक है, जलने से उत्पन्न होती है। तो पहला फैक्ट आपको ये मिलेगा यहाँ से, चारों के चारों गैसें जो है जीवाश्म ईंधनों के जलने से प्राप्त होती हैं। जीवाश्म ईंधन जब जलेगा तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। इसका सबसे बड़ा स्रोत हमारे वायुमंडल में आपके वाहन हैं। फिर हम देखें उद्योग हैं, और इसके अलावा हमारा जो है आपके बहुत सारे ईंधन जो हम डेली जलाते हैं उसकी वजह से CO2 पहुंचती है। श्वसन क्रिया भी इसका एक कारण है, लेकिन CO2 से हमारी एसिड रेन नहीं होती है, CO2 से एसिड रेन नहीं होती है। दूसरा हमारा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ईंधन का अगर अपूर्ण दहन होगा, ईंधन के अपूर्ण दहन, देखिए इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ दहन, कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल होगा तो पैदा होगी CO। CO पॉल्यूटेंट गैस है, एक प्रदूषक गैस है, और ध्यान रखें कि बहुत ही इसको हम इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी गैस है, बहुत साइलेंटली लोगों को मार देती है। ये गैस अपूर्ण दहन से निकलती है। आजकल हम देखें, सर्दियां चल रही हैं, अब तो लोग थोड़ा समझदार और जागरूक हो गए हैं। बाकी हम पिछले देखें तो बहुत सारे लोगों की डेथ, मृत्यु हर जाड़ों में सर्दियों में हो जाती थी, कारण बनती थी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। को जब भी अंगीठी में लोग कोयला जला के, लकड़ी जला के रात में सोते थे कमरे में, वहाँ कंप्लीट बर्निंग ना होने से CO पैदा होती थी। साथ ही साथ देखिए CO2 तो पैदा होती ही है, और CH4 भी निकलेगी, SR4 भी निकलेगी, ये सब गैसें निकलती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा किसी हो जाती है, CO की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये दम घोटू गैस कहलाती है। क्या बोलते हैं हम, दम घोटू। इससे दम घुट जाता है और व्यक्ति को
पता नहीं चलता कि कब दम घुट गया है। तो ये, लेकिन इस गैस से भी आपकी आपकी एसिड रेन नहीं होती है। तीसरी गैस देखिए हमारे पास है SO2। SO2 जो है इस रेन से हमारी एसिड रेन होती है। तो SO2 वो गैस है जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होती है। करती क्या है ये गैस? ये गैस देखिए पर NO2 के साथ मिलकर NO2 के साथ मिलकर क्रिया करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। सल्फ्यूरिक एसिड ये H2SO4 व H2SO4 और HNO3 जैसे अम्लों बना लेती है। और ये बहुत ही तीव्र अम्ल होते हैं ना, तीव्र एसिड होते हैं, बहुत फास्ट एसिड है ये एसिड बनाती है। तो ये वर्षा के रूप में पानी में साथ मिलकर जब नीचे आते हैं तो इस वर्षा को हम एसिड रेन कहते हैं। आंसर समझ में आ गया कौन सा है? SO2 है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? मीथेन है। मीथेन भी एक ऐसी जीवाश्म गैस है, ये ज्वलनशील गैस है। ये ज्वलनशील गैस है। ऐसे तो ये जितने भी हमारे जीवाश्म जो भी हमारे जीव जंतु हैं वो सड़ेंगे गलेंगे तो मीथेन गैस पैदा होती है और जलती है। लेकिन जब भी हम किसी दहन करते हैं तो मीथेन गैस पैदा होती ही है। तो ये हमारे गैसेज हैं। अब इनमें देखिए एसिड रेन जो होती है हमारी, एसिड रेन वास्तव में कौन सी रेन होती है? अगर वर्षा जल, ध्यान रखें, अगर नोट कर लें, वर्षा जल का पीएच जो है आपका 5.5 से कम हो जाए, अगर 5.5 से 5.5 से कम हो जाए तो इसे हम आपकी एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। यूरोप में अम्लीय वर्षा बहुत अधिक होती है। जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इन देशों में बहुत बड़ी मात्रा में अम्लीय वर्षा होती है। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा हमारे नॉर्वे में होती है। अम्लीय वर्षा का नुकसान क्या है? अम्लीय वर्षा से देखिए स्किन संबंधी समस्या पैदा हो सकती हैं, शरीर में रोग हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, और जो हमारे फ्लोरा और फौना है उनके लिए बहुत घातक हो सकती हैं। पूरे इकोसिस्टम को ये नष्ट कर सकता है, किसी भी झील के या जंगल के। तो ये समस्या आपकी पैदा होती है किससे? हमारे आपके अम्लीय वर्षा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन रहा मीथेन गैस। इनमें देखिए CO2 को और मीथेन को, CO2 और मीथेन को हम सी आपके जो है ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस भी कहलाती हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ें। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? देखिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट है इसमें होगी, ऑप्शन है लोहा, तांबा, पानी और पारा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें। देखिए स्पेसिफिक हीट की हम बात करें, इसे वो बोलते हैं क्या होता है? किसी पदार्थ के वो एकांक पदार्थ में 1 डिग्री, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा की वो मात्रा जो हमें ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा की वो मात्रा जो एकांक पदार्थ में 1 डिग्री सेल्सियस का ताप इंक्रीज कर दे, वृद्धि कर दे, इसे हम स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कि इसमें जो हमारा सबसे अधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो पानी की होती है। इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा वो पानी आएगा। तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? पानी की होती है इन सब में। पानी की ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, ठीक है ना, पानी। अब देखिए ऑप्शन देखें, पानी क्या है? पानी देखिए का तापमान बढ़ाने के लिए हमें पानी की विशिष्ट ऊष्मा है वो 1 कैलोरी, कितनी है? ये एक, ये ऊष्मा हमारी होती है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस आपके जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। लोहा और तांबा जो हमारे दोनों क्या हैं? दोनों ही हमारी क्या हैं? धातु है। दोनों ही क्या है? धातु है। और पारा देखिए, पारा को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं Fe, और तांबा कहलाता है हमारा Cu कहलाता है। तांबा विश्व की सबसे पहली मानव द्वारा सबसे पहले यूज की गई धातु है। सबसे पहले मानव द्वारा यूज की धातु कौन सी? तांबा या कॉपर है। और देखिए लोहे का आविष्कार भारत में तो आपका लगभग 1000 BC के आसपास हुआ है, लोहे का, है ना। लोहे को हम क्या कहते हैं? लोहे को देखिए विकास का इंजन कहा जाता है और किसी भी उद्योग का आधारभूत उद्योग।
देखिए लोह इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री को आधारभूत उद्योग का दर्जा दिया जाता है। पारा देखिए, पारा हमारा एकमात्र तरल एकमात्र तरल धातु है और एक भारी धातु है पारा, इसे बोलते हैं हम एच जी। पारे की वाष्प को, इसे हम जा रहे ट्यूबलाइट आती थी हमारी, उन ट्यूबलाइट्स में पारे की वाष्प को भरा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना हुई हमारी, देखिए वो हुई थी 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो आपको है जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। फिलहाल WHO के 194 मेंबर कंट्रीज हैं, 194 मेंबर्स देश हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए इसके अध्यक्ष इस समय हैं हमारे टेड्रोस टेड्रोस इसके अध्यक्ष इसमें हैं टेड्रोस टेड्रोस गैब्रेसिस गैब्रेसस गैब्रेसस जो हैं इसमें इसके अध्यक्ष हैं। और देखिए कोविड-19 आने के बाद से WHO का काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट बढ़ गया है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी जो है हमारे यहाँ के देशों ने इसकी आलोचना की और काफ़ी देशों ने इसका आभार व्यक्त किया, खासकर गरीब देशों ने जिनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता के लिए एक वरदान साबित हुई है। ये सब WHO क्या करता है, दुनिया भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करने वाला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? अतः इसका आंसर क्या होगा हमारा? 1948 होगा। इसका आंसर है। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल को स्थापना होने की वजह से देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। और ये इस किस उपलक्ष्य में? इस साल 7 अप्रैल को हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रहा। देखिए अब बाकी हम देखें तो 47 में आप जानते हैं क्या वो भारत को आज़ादी मिली है ना, 46 में कैबिनेट मिशन आया, बाकी सब ऐसी जीके इनका। तो आगे देखिए, शरीर, देखिए क्वेश्चन अगला, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो देखिए आपने देखा हो कई बार, कभी कभी किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, शरीर में कुछ दिक्कत होती है और बाहर से नहीं मालूम पड़ पाता है कि क्या दिक्कत है, तो फिर डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट डालता है शरीर के अंदर, मुंह से होते हुए हाथों तक पहुंचता है और वो पूरे आंतरिक अंगों का परीक्षण कर लेता है। उसका नाम हमसे पूछा है। एक तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसको हम बोलते हैं ECG। आप समझ गए होंगे ECG क्या किस काम आएगा। ECG देखिए आपका आता है हृदय को, हृदय गति को एक फ्लैट पेपर पर प्राप्त करने के लिए हमें ECG करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है। तो देखिए एंडोस्कोपी जो होता है हमारा, वो इसका सही आंसर है एंडोस्कोप एक क्या है, तिरछी नली होती है जिसके मुंह में डालकर अंदर आंतों के अंदर की पूरी जानकारी दी जाती है, फोटो खींचे जाते हैं, तो वो कहलाता है एंडोस्कोप कहलाता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए एंडोस्कोप देखिए पूर्ण आंतरिक, प्रकाश लिखना है पहले, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, नोट कर लें। एंडोस्कोपी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मेथड को फॉलो किया जाता है और उससे प्रकाश हम अंदर तक पहुंचाते हैं और अंदर के शरीर के अंदर जो अंधेरा है उस अंधेरे कमरे में भी क्या होता है, प्रकाश पहुंचा के आप आंतों के अंदर देख पाते हैं कि क्या स्थिति अंदर की है। स्टेडियोस्कोप ये आंखों से संबंधित एक यंत्र है, जबकि माइक्रोस्कोप आप जानते हैं छोटी वस्तुओं, सूक्ष्म वस्तुओं को
बड़ा करके लार्ज करके दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन में देखा, इसका आंसर क्या आएगा, एंडोस्कोप कहलाएगा। जो हमारे पेट के डॉक्टर होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास ये आपकी सलाह देते हैं, ये करते हैं इसके लिए। चर्चित किताब हेमलेट, बड़ा फेमस किताब रही है हेमलेट। हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हेमलेट किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? हेमलेट किताब के लेखक थे, देखिए वो हैं ये वाले मिस्टर हमारे शेक्सपियर, विलियम विलियम शेक्सपियर राइटर हैं हेमलेट के। हेमलेट के ऊपर एक फिल्म आई थी हमारी, एक फिल्म इसके ऊपर बनी थी बॉलीवुड में हैदर नाम से। तो शाहिद कपूर इसके एक्टर थे, तब्बू शाहिद कपूर। ये हैदर नाम से हेमलेट पे बनी हुई एक हमारी बॉलीवुड की फिल्म है। इसमें कश्मीर इशू दिखाया गया था, कश्मीर के बारे में ये आपकी एक फिल्म थी हमारी, कश्मीर इशू। हेमलेट तो वैसे आपके एक ट्रेजिडी नाटक है। हेमलेट या जो हम विलियम शेक्सपियर देखें, तो विलियम शेक्सपियर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के आपके क्या हैं? आपके राइटर हैं, इंग्लैंड के राइटर हैं, प्ले राइटर हैं, कैसे हैं? नाटककार हैं। इंग्लैंड के नाटककार हैं। कौन सी भाषा के हैं ये? इंग्लैंड इंग्लैंड से तो कौन से होंगे? अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी के महान लेखक, अंग्रेजी के महान लेखक कहलाते हैं विलियम शेक्सपियर। जब हम इंटर में थे तो हमारे इंटर में एक किताब थी इनकी, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर इनके द्वारा लिखी किताब है। जूलियस सीजर बड़ा फेमस उनका जो है कैरेक्टर है रोम का, जूलियस सीजर। उसकी पूरी कहानी को उन्होंने लिखा है, उसका कैसे कंस्पायरेसी से मर्डर किया जाता है एंटोनियो ब्रूटस के द्वारा, उसमें दिखाया गया है। इसके अलावा देखिए अभी हाल ही में हम देखें कुछ अलग अलग आपके किताबों में इनके कई सारे नाटक आपके पढ़ाए जाते हैं। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत पॉपुलर इनका एक नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इस तरह से कई सारे नाटक उन्होंने लिखे, और अधिकांश तो ये लेखन के लिए जाने जाते हैं ट्रेजिडी, ट्रेजिडी नाटकों के लिए लिखे, दुखांत नाटकों के लेखन के लिए जाने जाते हैं। 16वीं शताब्दी की हम बात करें, उस समय विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ एलिजाबेथ एज के ये आपके राइटर हैं। और बड़ा इनका बचपन बड़ा दुख में बीता गुजरा। जब थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने एक थिएटर क्लब के बाहर अस्तबल में नौकरी कर ली, और समय निकाल के अंदर थिएटर में पहुंच जाया करते थे। वहीं देख देख कर उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया, और इस तरह से अपने एक महान नाटककार कहलाए। ऐसे एक नाटककार भारत में हुए हमारे, जिन्हें हम बोलते हैं कालिदास। कालिदास देखिए इनसे बहुत समय पहले हुए, इनसे बहुत समय पहले भारत में कालिदास हुए। संस्कृत के महान राइटर, महान लेखक रहे संस्कृत के। और विदेशी या यूरोपियन इतिहासकारों ने भारत का शेक्सपियर कहा, किसे? कालिदास को। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, जबकि उल्टी बात होनी चाहिए, इंग्लैंड का कालिदास कहना चाहिए शेक्सपियर को। ये कहानी किसकी? हमारी शेक्सपियर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप, देखिए उबेर कप या उबर कप अभी हमारा होता है। उबेर कप का संबंध किससे है ना? इसका आंसर देखें तो क्या है? तो विश्व बैडमिंटन महिला, विश्व बैडमिंटन महिला से इसका आंसर है। हर साल ये हमारा विश्व बैडमिंटन महिला के बैडमिंटन के कप के रूप में हर साल किया जाता है। ये देखिए उबर कप, और देखिए इसका, ये आपका थॉमस कप है। कौन सा है? थॉमस कप बैडमिंटन के लिए जाना जाता है। ये टेबल टेनिस है, इसमें रामानुजन कप, जयलक्ष्मी कप आदि आते हैं यहाँ पर। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को क्लब कर दिया गया है। अब ये 2022 में, कब से? 2000 2022 से 2022 से दोनों एक कर दिए गए हैं। ध्यान रखें, अब दोनों थॉमस कप कर दिए हैं। थॉमस कप और उबर कप अलग अलग नहीं होते, अब एक साथ हो रहे हैं। महिला और पुरुष के टूर्नामेंट दोनों एक साथ किए जा रहे हैं। विश्व जो हमारा उबर कप है आपका 2022 का, इसका जो विजेता है इस बार का आपका, वो है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने इस बार विजेता कप रहा है उबर का हमारा 2022 के इस टाइटल को जीता है। इसने चाइना को परास्त करके ये टाइटल अपना नाम किया है। कौटिल्य, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस
विश्वविद्यालय से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको संबंध में बहुत सारे फैक्ट अभी इसमें मैं बता दूंगा। चारों के संबंध में और कौटिल्य के संबंध में जो फैक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं वो सब कि कौटिल्य। पहले तो हम कौटिल्य से लेते हैं। कौटिल्य कौटिल्य कौन है? एक हमारे हमारे जो है देखिए राजनीति शास्त्री। कौन है? राजनीति शास्त्री रहे हैं देश के। कब की बात है? ये आपका देखिए ये हमारी बात है मौर्य मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के दौर की बात है। कौटिल्य एक अच्छे राजनीति शास्त्री, गुरु, शिक्षक, लेक्चरर आपकी यूनिवर्सिटी के और वहाँ के शिक्षक और छात्र भी रहे थे, है ना। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के ये शिक्षक थे, उनके गुरु थे और उनके महामात्र प्रधानमंत्री भी पद पर भी रहे। अशोक के समय तक हम देखें इन्होंने पद बिंदुसार बिंदुसार तक उन्होंने अपना पद ये धारण किया था महामात्र का। कौटिल्य का नाम देखें तो कौटिल्य देखिए कौटिल्य के नाम देखें तो इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त। कई बार आया हुआ है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका मूल नाम है। अन्य नाम इनका है, इनको चाणक्य भी कहते हैं। तो ये चाणक्य के नाम से फेमस हैं। और दिल्ली में हमारे जहाँ पर दुनिया भर के डिप्लोमेसी होती है, उनके ऑफिस हैं, उस एरिया को चाणक्यपुरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश के चाणक्य हैं, डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेसी में बड़े महारत इन्हें हासिल थी उसमें, वो कौटिल्य हैं। कौटिल्य कौटिल्य ने कौटिल्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। वैसे इसका आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। इसका आंसर तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया और वहाँ नंद वंश का अंत करा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। देश को एक राष्ट्र के रूप में डेवलप करने का श्रेय कौटिल्य को जाता है। ये थे हमारे कौटिल्य। इनके द्वारा लिखित किताब का नाम है आपकी अर्थशास्त्र। तो किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र की बुक का नाम है ये। राजनीति से संबंधित किताब हमारी कहलाती है। अब देखिए वैशाली है, नालंदा। नालंदा एक यूनिवर्सिटी है। नालंदा भी एक क्या है? यूनिवर्सिटी है। इसे हमारे कुमारगुप्त फर्स्ट ने स्थापित किया था। कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा 5वीं शताब्दी में इसको इसको जो है स्थापित किया था। इस समय हम देखें 5वीं शताब्दी आपकी 5वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म, दर्शन और विज्ञान का एक बड़ा केंद्र रही है नालंदा यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र की स्थापना पाटलिपुत्र की स्थापना देखिए उदयन द्वारा की गई। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया और ये बाद में हम देखें मगध साम्राज्य की काफी लंबे समय तक, गुप्त काल तक क्या रही है? राजधानी रही है। अगला क्वेश्चन पढ़े। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया? तो देखिए सिख गुरु की हम बात करें तो पहले सिख गुरु हमारे रहे, पहले थे गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव पहले गुरु थे और ये संस्थापक थे सिख धर्म के। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक थे। 10वें गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें गुरु थे। तेग बहादुर यहाँ पर हमारे 9वें गुरु हैं और गुरु हरि किशन जो है हमारे ये 8वें गुरु हैं। अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु यहाँ पर कहलाए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे, इस जहांगीर ने किसे मृत्युदंड दिया? इसका आंसर है हमारा डी। आंसर है डी। जहांगीर ने 1606 में, कब दिया था? 1606 में मृत्युदंड दिया। कारण क्या था? कारण था देखिए, कारण था जहांगीर के पुत्रों की सहायता करना। की सहायता के आरोप में जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था आपके अर्जुन देव को। अर्जुन देव जो है हमारे किस लिए फेमस हैं? देखिए इन्होंने हरमिंदर साहिब, से आप स्वर्ण मंदिर कहते हैं, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, स्वर्ण मंदिर के निर्माता रहे। साथ ही साथ इन्होंने देखिए आदि ग्रंथ या जिसे हम बोलते हैं ग्रंथ साहिब का लेखन कार्य भी अर्जुन देव ने ही किया था। गुरु तेग बहादुर को 1675 में
73 में औरंगजेब ने धार्मिक अंधता, औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया, तो दिया। ये 5 वर्ष की अवस्था में हरकिशन जो है 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने। औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बड़ी निर्दयता पूर्वक और बहुत सारी आपके यातनाओं के साथ उनको इस्लाम कबूलने का ऑफर दिया। नहीं माने तो बहुत यातनाएं दी और अंततः उनको मृत्युदंड दे दिया। ये एक धार्मिक कट्टरवाद की हिंसा थी, हत्या थी, जिसने सिख सिख साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कर दिया और आगे इसका झंडा बुलंद किया गुरु गोविंद सिंह ने, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये हमारे एक फैक्ट है किसके बारे में, आपके सिख गुरु के बारे में। आगे क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए इसे हम बोलते हैं HSRA, ना, HSRA, HSRA की स्थापना किसने की? देखिए दो दो संस्था है हमारी, एक संस्था है आपकी HRA। HRA गठित हुई 1924 में कानपुर में, ठीक है। संस्था हमारी है ये HSRA, ये गठित हुई 1928 में और ये हुई थी हमारे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना की गई। देखिए इसमें जो आपके संस्था आपके BR अम्बेडकर से जुड़े हुए नहीं थे, भगत सिंह। यहाँ जो ऑप्शन आएगा हमारा वो कौन है? भगत सिंह इसके आंसर हैं। तो भगत सिंह फाउंडिंग मेंबर थे हमारे 1928 में बनने वाली HSRA संगठन की, जिसमें भगत सिंह, आज़ाद और कई और मेंबर थे। इनकी जो एक क्रांतिकारी क्या है, एक क्रांतिकारी संस्था है जिसका उद्देश्य भारत में क्रांति के द्वारा आज़ादी प्राप्त करना था। इनके कार्य देखें तो HRA का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था काकोरी कांड, जिसमें काकोरी रेलवे स्टेशन पर उन्होंने आपके ट्रेन को, सरकारी खजाने को लूटा था। और HSRA का जो दो इम्पोर्टेंट काम है हमारे, एक तो 1928 में इन्होंने 1928 में इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, सैंडर्स की हत्या की। और 1929 में असेंबली असेंबली बम कांड हुआ, असेंबली बम कांड किया गया। ये दो घटनाएं इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भगत सिंह को राजगुरु भगत सिंह को राजगुरु राजगुरु और सुखदेव के साथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने इंतजार भी नहीं किया और 7-8 दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई, 23 मार्च 1931 को। तो आंसर आएगा भगत सिंह। BR अम्बेडकर जी जो है हमारे दलित आंदोलन से, समाज सुधार से जुड़े रहे, देश के विख्यात नेता, कानूनविद है ना, कानून नेता, समाज सुधारक, देश के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा के हमारे संविधान सभा में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। संविधान के निर्माता के रूप में इनकी पहचान है BR अम्बेडकर की। सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 में उन्होंने सिंगापुर में किया और उसका कमान संभाली। अंडमान निकोबार में और म्यांमार में इन्होंने भारतीय आज़ाद हिंद फौज का झंडा फहराया और भारत के स्वतंत्र भारत की सरकार का इन्होंने गठन किया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि से नवाजा जाता है, इन्हें लोक नायक कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के इमरजेंसी के दौरान उन्होंने दिया था। लोक नारायण, जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी नेता के रूप में इनकी पहचान है। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? देखिए भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। भारत जो है हम देखें तो देशांतर विस्तार देखिए ऐसे करके आता है हमारा। यहाँ हम देखें इधर आपका वेस्ट में ये 68 डिग्री और आपका 7 मिनट है और इधर ये हमारा 97 डिग्री और 25 मिनट है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है
ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। पहला ऑप्शन सही है। यहाँ से सूरज निकलता है, सूरज यहाँ से निकलता है और यहाँ तक पहुँचने में देखिए 2 घंटे का समय लेता है। भारत को पार करने में पूर्व से पश्चिम तक सूरज 2 घंटे समय लेता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 30 कितने हैं, इस देशांतर आपके यहाँ पर पड़ते हैं ना, पार करने में 2 घंटे समय लगता है। पूरब और पश्चिम के समय में हमारे 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का नहीं है? कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर, देखिए बिक्री कर जो होता है वो किसी भी उत्पाद के बिक्री पर लिया जाता है। तो बिक्री पर लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं बिक्री कर कहते हैं। तो यहाँ पर बिक्री कर जो है, इसका आंसर है बिक्री कर एक क्या है आपका, प्रत्यक्ष नहीं हो, कैसा इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी ये तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं। केंद्र सरकार वसूलती है। संपदा शुल्क, संपत्ति कर और उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, ये सब जो है केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। बाकी ये हमारा बिक्री कर उदाहरण है। 1 जुलाई, ध्यान रखें, 1 जुलाई 1 1 जुलाई 2000 नहीं, ये 1 जुलाई 2017 से 2017 से हमारा जीएसटी लागू किया गया। तब से हमारे सारे अप्रत्यक्ष कर इसमें ही शामिल कर लिए गए हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र देखिए, प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? ये क्या होता है? जब इंसान ने सबसे पहले जो काम हमारे स्टार्ट किए, उन कामों को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फिर जो दूसरे बार स्टार्ट किए, मध्य में उनको सेकेंडरी, और आज जो सबसे आपके आगे रख के काम किए जा रहे हैं उन्हें हम थर्ड सेक्टर में रखते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर में आपके आता है कृषि, कृषि आता है, और देखिए पशुपालन, कृषि संबंधित सारी क्रियाएं हमारी इसी में आती हैं। माइनिंग इसमें आएगी, खनिज निकालना, ये सारी क्रियाएं, वन आदि जो क्रियाकलाप है हमारे, वो सब जमीन से जुड़े हुए काम क्या कहलाएंगे? प्राथमिक सेक्टर कहलाएगा। और उद्योग और विनिर्माण विनिर्माण का जो सेक्टर है, इसे हम सेकंड में लाते हैं ना। और ये सब किस में आता है? सेकंड में आता है। और इसमें देखिए बैंकिंग सेक्टर है, और इसमें हम बोलते हैं सेवा सेक्टर, इसमें आता है थर्ड में आता है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, होगा कृषि। आंसर क्या आएगा इसका? कृषि आएगा। ऑप्शन देखें, कृषि इसका आंसर होगा। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए पहला नाम है कैरोलिन बर्टोजी, अमेरिका से हैं ये। कैरी शार्पलेस ऑस्ट्रेलिया से हैं। और के मॉर्टन मोल्डन, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक हैं। इन तीनों को ही हमारा 2022 का इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल पुरस्कार देखिए, नॉर्वे, नोबेल पुरस्कार जो हमारा स्वीडन है ना, कहाँ पर है? स्वीडन में आपके दिए जाते हैं। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है, शांति का नोबेल पुरस्कार हमारा दिया जाता है नॉर्वे में। ये थोड़ा अंतर है। बाकी 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, और एक नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार हमारा दिया जाता है नॉर्वे में दिया जाता है। अधिकतम 3 लोगों को एक साथ ही पुरस्कार दिया जा सकता है। शर्त यह है कि वह व्यक्ति ने कुछ उल्लेखनीय आपके साइंस में, विज्ञान में योगदान दिया हो और वह जीवित भी हो। इस तरह से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल को बनाया। देखिए बहुत बड़ी ये एक हमारी स्टार्टिंग है। भारत में आधारशिला कहाँ रखी है? तो सीएनजी टर्मिनल की जो शुरुआत हुई हमारी, देखिए गुरुग्राम, जैसलमेर, भावनगर और हैदराबाद, ये आपकी शुरुआत हुई है भावनगर में। इसका आंसर क्या होगा? करंट का मुद्दा है हमारा भावनगर, गुजरात में सितंबर में ये किया गया है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के
पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है उन्होंने। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ऑप्शन पी जयचंद्रन, सीवी मलिल और केपी कुमारन है, रानी जॉर्ज। अब देखिए है क्या जेसी डेनियल अवार्ड है क्या? तो देखिए ये केरल, केरल का केरल फिल्म उद्योग, केरल फिल्म उद्योग, फिल्म उद्योग का सर्वोच्च पुरस्कार है, ध्यान रखें ये है सर्वोच्च पुरस्कार। जैसे हम देखते हैं फिल्म फेयर हुआ या हमारा आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं, ऐसे ही वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। जेसी डेनियल को केरल केरल फिल्म उद्योग का केरल फिल्म उद्योग का जनक के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें तो बोलते हैं फादर ऑफ केरल फिल्म फिल्म इंडस्ट्री। फादर ऑफ केरल फिल्म इंडस्ट्री कहलाते हैं हमारे जेसी डेनियल। अब देखिए ये पुरस्कार किसे दिया गया है इस साल ये पुरस्कार यहाँ के डायरेक्टर, केरल फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टर केपी कुमारन को दिया गया है। आंसर आएगा हमारा पी कुमारन, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा आरंभ की थी? देखिए 1856 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1856 में हमारे विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। अवध का विलय अंग्रेज राज्य में हुआ था 1956 में। 1956 में देखिए राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन भारत में हुआ था। और देखिए 1892, ये आंसर इसका सही है। देखिए भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जहां पर आपके निकायों को विधायिका के निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? ध्यान रखें उस समय हम देखें तो भारत में बहुत सारी रियासतें थी, कहते हैं। तो यहाँ हमारे देखिए लगभग 563, या कई बार हम देखते हैं 556। आज़ादी के बाद हम देखें तो 556 देशी रियासतें भारत में उस समय थी। और इन रियासतों में सबसे बड़ी रियासतें थी हमारी, वो थी ये हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी रियासत थी, इसे हम निज़ाम बोलते थे। यहाँ का जो ओस्मान मीर निज़ाम था, शासक था, दुनिया का बहुत ही कंजूस और एक अमीर शासक था ये। उसके बाद ही बहुत कंजूस था, लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा मैं पाकिस्तान जाऊँगा। ये पाकिस्तान जाने के लिए तैयार था। और हैदराबाद का विलय जो हुआ वो ऑपरेशन हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन पोलो के अधीन पोलो ऑपरेशन पोलो के द्वारा सैनिक कार्रवाई से भारत में इसका विलय किया गया। हैदराबाद के निजाम का कोचिन, ये सब हमारी क्या थी, ऐसी रास्ते थी जो हमारे भारत में थी। तो हैदराबाद आएगा। ऑपरेशन पोलो स्टार के तहत इसको भारत में किया गया। भारत में देसी रास्तों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। वल्लभ भाई पटेल को भारत का एकता पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष भी इनके रूप में इनको हम जानते हैं। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो ये पूछ रहे हैं किसके अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान ये नहीं था, कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान ये नहीं था, कैबिनेट मिशन प्लान देखिए ये है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारे संविधान सभा का गठन हुआ और इस संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण कराया। इसमें 3 मेंबर थे। एक था पैथिक लॉरेंस जो था वो इसका अध्यक्ष था, पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। दूसरा व्यक्ति देखिए इसमें क्रिप्स था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। और तीसरा व्यक्ति इसमें एबी अलेक्जेंडर था, एबी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति इसमें आए थे। ये तीनों व्यक्ति क्रिप्स मिशन 1942 में भी भारत में सुलह कराने के लिए आए थे। ये आंसर आएगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में
सीमा रेखा क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए रेड क्लिफ लाइन, ये वाली कहलाती है पाकिस्तान और भारत के बीच। ये रेखा का नाम कहाँ है? पाकिस्तान भारत में 1947 में खींची गई थी। 49वीं समानांतर रेखा ये कहलाती है कनाडा व एस के बीच में ये रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, ये रेखा हमारी खींची गई है। 38वीं समानांतर रेखा, ये रेखा है हमारा कोरिया, ये हमारे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया व साउथ कोरिया के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा जो हमारे ये वियतनाम में है, ठीक है। ये नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से बीच डिवाइडेशन करती है। आंसर आएगा हमारा 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में खींची गई एक रेखा है। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए सेशल्स द्वीप हमारा जो है आपका एक द्वीप है और ये हिंद महासागर में है। कहाँ पर है? तो महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। राजधानी शहर क्या है इसका? क्या है? छोटा द्वीपीय राष्ट्र है। भारत के घनिष्ठ संबंध है इससे सेशल्स के साथ। आंसर देखिए ये हिंद महासागर है। ठीक है, महासागर में ये पाया जाता है। हिंद महासागर ये दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है। हिंद महासागर, पहला बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा पहला बड़ा सागर कौन सा है? नंबर 1 पर प्रशांत महासागर है, नंबर 3 पर हमारा हिंद महासागर, नंबर 2 पर अटलांटिक महासागर है, 4 पर साउदर्न ओशन है और 5 पर हमारा आर्कटिक महासागर आता है। कैरिबियन सागर जो है वो आपका आता है अटलांटिक में। ये अटलांटिक का महासागर, और यहाँ पर हम देखें वेस्ट इंडीज जो हमारे आइलैंड्स हैं उसी सागर में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर देखिए अफ्रीका और यूरोप के बीच का जो सागर है उसे हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, है ना। ये हमारे आज के क्वेश्चंस रहे। 20 क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे रिवाइज करें और इनको अपने दिमाग में बिठाएं। आने वाले एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।